दोस्तों, आपके मन में कभी न कभी यह ख्याल जरूर आता होगा कि हम जो अपने जीवन में कर्म करते हैं, जो लोग अपने फायदे के लिए दूसरों से छल और कपट करके उनकी संपत्ति प्राप्त करके खुशियां मनाते हैं, ऐसे किए गए कर्मों का भविष्य में हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। कर भला तो हो भला, ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी, लेकिन क्या आपने ये सच होते हुए देखा है? अगर तुम दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे और उनके लिए अच्छे काम करेंगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। हम जैसे व्यवहार दूसरों के साथ करते हैं वैसा ही हमारे साथ होता है। दोस्तों, आज की हमारी कहानी बहुत ही शिक्षाप्रद, महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक है। मेरा आप सबसे अनुरोध है कि कहानी के आखिर तक हमारे साथ बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, बौद्ध मोटिवेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। एक समय की बात है, एक महान तपस्वी अपने आश्रम में रहते थे। एक बार महात्मा के शिष्य संकेत ने उनसे पूछा, हे गुरुदेव, जीवन में सच्चे धर्म का क्या मतलब होता है और कर भला तो हो भला, इसका क्या तात्पर्य है? तब महात्मा कहते हैं, मतलब यही है जो तुम कर्म कर रहे हो उससे दूसरों का हित होना चाहिए। और फिर महात्मा ने दोबारा कहा कि चलो मैं इसका मतलब मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से समझाता हूँ। किसी राज्य में एक नवविवाहित पति पत्नी रहते थे। वह दोनों एक छोटे से घर में रहते थे। राजेश बहुत ही गरीब था। वह किसी तरह से मेहनत करके अपने घर का पालन पोषण करता था। उसका काम मिट्टी के खिलौने बनाकर मेलों में बेचना था। राजेश को खिलौने बेचकर दिन भर काम करने के बाद 100-150 रुपए मिल जाते थे। उसमें से वह रोजाना घर के लिए कुछ खाना लेता था और बचे हुए रुपए अपनी पत्नी को दे देता था। हर बार की तरह इस बार भी राजेश ने खिलौने बनाए और अपनी पत्नी लता को दिखाने लगा और कहने लगा कि आज के मेले में तो ये सारे खिलौने ही बिक जाएंगे। तब लता कहती है, हाँ, खिलौने बने तो अच्छे हैं लेकिन बहुत कम खिलौने हैं, ये तो मेले में जाते ही बिक जाएंगे। आप भला पूरे दिन क्या करोगे? तब राजेश ने कहा, तुम सही कह रही हो, भला इतने खिलौनों से क्या होगा, हमें और ज्यादा मिट्टी की मूर्तियाँ बनानी चाहिए, लेकिन मिट्टी तो खत्म हो गई है और अब मिट्टी लाने के लिए हमें साहूकार के खेत में जाना पड़ेगा। मैं मिट्टी लेकर आता हूँ, तब तक तुम इनका ध्यान रखो। तब लता कहती है, अरे साहूकार के पास से ही क्यों, यहीं पास से ले आओ ना। फिर राजेश कहता है, साहूकार की खेत की मिट्टी से खिलौने काफी चिकने और अच्छे बनते हैं, उनके खेत की मिट्टी काली है। तब लता ने कहा, ठीक है, तुम जाकर जल्दी आना, उसके साथ काम करने मत बैठ जाना और साहूकार को पहले ही पूछ लेना, वरना वो बाद में पैसे मांगने लगेगा। इतना सुनकर राजेश वहाँ से निकलने लगा। राजेश काफी भोला था, जिसका फायदा सभी गांव वाले उठा लेते थे और उससे अपने घर का काम करवा लेते थे। फिर राजेश साहूकार के घर पहुँच गया। तब राजेश ने देखा कि साहूकार तो घर पर नहीं है, घर पर तो मुनीम जी हैं, चलो उनसे ही पूछ लेता हूँ। मुनीम जी राजेश से पूछते हैं, अरे राजेश भाई, यहाँ कैसे आना हुआ? राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुनीम जी, मैंने सुना है आपके तालाब वाले खेत की मिट्टी काफी अच्छी है, अगर आप इजाजत दे तो मैं वहाँ से थोड़ी सी मिट्टी ले लूँ, क्योंकि आपकी मिट्टी से मेरे खिलौने बहुत अच्छे बनते हैं। तब मुनीम मन ही मन सोचता है, अरे साहूकार ने वैसे भी मुझे उस खेत की मिट्टी को खोदने को कहा है, क्यों ना मैं इस बेवकूफ से करवा लूं, और वैसे भी ये पूरे गांव का बोझा उठाते हुए घूमता है, तो क्यों ना मैं बहती गंगा में हाथ धो लूं। फिर मुनीम ने कहा, अरे राजेश बेटा, इसमें क्या पूछना, तुम तो जाकर कभी भी मिट्टी ले सकते हो और वैसे भी साहूकार तुम्हें काफी अच्छा समझते हैं। और हाँ, अगर तुम पूछने आई हो तो मैं तुम्हें एक राय देना चाहता हूँ। तुम्हें तो खिलौने बनाने के लिए नरम और चिकनी मिट्टी चाहिए, तो तुम एक काम करो, साहूकार जी के खेत में एक सूखा हुआ कुआं है, अगर तुम उस कुएं से 20-25 टोकरी मिट्टी निकाल दोगे तो उसके बाद तुम्हें नरम और अच्छी मिट्टी मिल जाएगी। तब राजेश ने कहा, मुनीम जी, आज तो मुझे मेले में जाना है, आज तो मैं थोड़ी सी ही मिट्टी लेऊंगा और कल जाकर सारे सप्ताह की मिट्टी ले जाऊंगा। फिर मुनीम ने कहा, भाई जैसी तुम्हारी मर्जी। और फिर राजेश के वहाँ से जाते ही मुनीम सोचने लगता है, अगर मैंने मामूली सी मिट्टी देकर उससे कुआं खुदवा लिया, इससे साहूकार बहुत खुश हो जाएंगे और सब लोगों से मेरी प्रशंसा भी करेंगे। फिर राजेश साहूकार के खेत से एक दिन की मिट्टी लेकर अपने घर चला गया और फिर घर पर राजेश और उसकी पत्नी ने मिट्टी के खिलौने बहुत अच्छी तरह से बनाए। और फिर खिलौने सूखने के बाद राजेश खिलौनों को मेले में ले गया और उन्हें बेचकर सीधा अपने घर चला आया।
जिससे उसकी अच्छी कमाई हो गई, जिससे वह बहुत खुश हुआ और लता को मुनीम की सारी बातें बताने लगा कि मुनीम जी ने इतने अच्छे तरीके से उसे समझाया और उन्होंने इतनी मिट्टी का कोई भी मूल्य नहीं लिया और मुझे वहाँ से ढेर सारी मिट्टी ले जाने के लिए बोला है, और वो भी बिना किसी पैसों के। अब मैं कल ही जाकर मिट्टी ले आऊंगा। ऐसे ही राजेश हर रोज वहाँ से मिट्टी लाता, ऐसे ही राजेश हर रोज वहाँ से मिट्टी लाता, खिलौने बनाता, मेले में बेचकर पैसे कमाता। फिर एक दिन हर रोज की तरह राजेश सुबह होते ही कुएं की तरफ निकलता है और जाकर वहाँ खुदाई करने लगता है। वह कुएं के अंदर लगभग 10-15 हाथ नीचे खोदता है। वो जैसे ही अगला गड्ढा करने को जाता है तो उसे किसी चीज की टकराने की आवाज आई। जब उसने अपने हाथों से मिट्टी हटाई तो उसे पुराने तांबे का घड़ा दिखाई दिया। जब राजेश ने उस घड़े को खोलकर देखा तो उसमें काफी पुराने सोने के सिक्के थे। उन्हें देखकर राजेश एकदम से कांपने लगा। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। फिर भी उसने सोचा, मैं इसे घर लेकर जाता हूँ और फिर बाद में सोचूंगा कि इसका क्या करना है। राजेश पहले ही इतने सारे सोने के सिक्के देखकर घबरा गया था और फिर राजेश जैसे तैसे करके उस घड़े को अपने घर लेके आ जाता है। तब उसकी पत्नी उससे पूछती है, अरे आप सूर्योदय पर घर से निकले थे और अब सूर्यास्त का समय हो चुका है, आप मिट्टी लाने गए थे या कुआं खोदने गए थे? क्या मिट्टी लाने में इतना समय लगता है और इतने समय से केवल तुम एक हांडी मिट्टी ही लाए हो? तब राजेश ने उसे धीरे बोलने को कहा और वह घर के अंदर गया और उसे सोने की मुद्राएं दिखाई। तब लता ने उससे पूछा, अरे क्या आपने कोई गलत काम तो नहीं किया? तब राजेश ने हंसते और मुस्कुराते हुए कहा, अरे मेरी बात तो सुनो, जैसा तुम सोच रही हो वैसा कुछ भी नहीं है। जैसे मैं साहूकार के खेत में गया तो मुझे उन्होंने कुएं से मिट्टी निकालने को कहा था और जैसे ही मैंने उस कुएं को खोदा तो मुझे यह घड़ा मिला जिसमें यह सोने के सिक्के थे। तब लता पूछती है, अरे अच्छा हुआ जो आप इसे घर ले आए, कहीं आपने इस घड़े के बारे में किसी से बताया तो नहीं? इतने में तो हम अमीर हो जाएंगे, हमारी सारी स्थिति सुधर जाएंगी और फिर आपको खिलौने बेचने नहीं जाना पड़ेगा। तब राजेश ने गुस्से से कहा, अरे तुम पागल हो गई हो क्या? ये तुम क्या कह रही हो? ये सोने के सिक्के हमारे नहीं हैं, इसलिए इन पर हमारा कोई हक नहीं है। लता कहती है, अच्छा बताओ हम क्यों नहीं ले सकते इन मोहरों को? फिर राजेश कहता है, माना के सारे गांव वाले मुझे पागल समझते हैं, लेकिन मुझे इतनी समझ है, अगर इस बात का पता साहूकार को लग गया तो हमें जेल जरूर जाना पड़ेगा और वैसे भी इनका हकदार तो साहूकार ही है। मैं कल ही साहूकार के पास जाकर सारा धन उसे देकर उसे सब कुछ बता दूंगा और ये सारे सिक्के उन्हें दे दूंगा। लता ने कहा, ठीक है आप जाकर स्नान कर लेना, मैं तब तक इन्हें छुपा कर रखती हूँ। लता मन ही मन सोचती है, यह आदमी तो इतना ईमानदार है, अगर मैं इसके सामने एक भी सिक्का लूंगी तो यह चिल्लाने लगेगा। क्यों ना मैं चुपचाप सिक्के निकाल कर रख लूं और वह कुछ सिक्के निकाल कर रख लेती है। और फिर राजेश उस घड़े को लेकर साहूकार के घर निकल जाता है। उस समय साहूकार तो घर पर नहीं थे, लेकिन वह मुनीम उसके घर पर ही था। तब वह मुनीम राजेश के हाथ में घड़ा देखकर उससे पूछता है, अरे बेटा क्या हुआ, क्या तुम्हें मिट्टी चाहिए? जाओ उसी कुएं से ले आओ। तब राजेश कहता है, अरे नहीं मुनीम जी, मैंने मिट्टी कल ही ले ली थी और कल मुझे मिट्टी खोदते समय यह घड़ा मिला है जिसमें मुझे यह सोने के सिक्के मिले हैं। तब मुनीम हैरान हो गया और राजेश से सारे वाक्य सुनने लगा। उसे तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। तब राजेश कहता है, मुझे यह घड़ा साहूकार जी को देना है, मगर वह तो घर पर ही नहीं है। लेकिन अच्छा हुआ मुनीम जी, मुझे आप ही मिल गए, आप ये घड़ा ले लो और साहूकार जी को दे देना। मुनीम कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल, मैं ये घड़ा साहूकार जी को दे दूंगा, ये तो मेरा फर्ज है। और हाँ, तुम इस घड़े के बारे में किसी से भी बाहर जिक्र मत करना, तुम तो बड़े ही ईमानदार हो। तुम अपने घर जाओ, मैं ये घड़ा सेठ जी को जरूर दे दूंगा। सोने के सिक्कों से भरा घड़ा देकर राजेश वहाँ से निकल जाता है। तभी मुनीम सोचता है, मेरी अकल का घास चरने गई है जो मैं ये सब साहूकार को दे दूंगा। अगर मैं ये सब साहूकार को दे दूंगा तो मेरे पास क्या बचेगा? मैं इतने दिन काम करके केवल मुनीम ही बना रहा हूँ, अब मैं इसे अपने पास रख लूंगा और साहूकार का जैसा सब कुछ खरीद लूंगा, घर खेत गाड़ी बंगला सब कुछ, और मैं भी गाँव का सेठ बन जाऊंगा और किसी को पता चलने से पहले ही मैं उस बेवकूफ राजेश को फंसा दूंगा। और वैसे भी उसकी बात का कोई यकीन नहीं करता, उसे फंसाकर मैं उससे मुक्त हो जाऊंगा। वाह जी वाह, क्या दिमाग पाया है मैंने।
अगले दिन वह भोला राजेश रोज की तरह अपने खिलौने बेचने जा रहा था और जाते वक्त अपनी पत्नी लता से कहता है, लगता है आज रात को देर हो सकती है, जब तक मेरे सारे खिलौने नहीं बिकते मैं नहीं आ पाऊंगा। लता भी कहती है, पता है आप बहुत ईमानदार हो और आपकी ईमानदारी का फल आपको जल्दी ही मिलेगा और आपके इतनी मेहनत से बनाए हुए खिलौने जल्दी ही बिक जाएंगे और जब तक तुम वापस आओगे मैं भी घर का सारा काम निपटाकर खाना भी बना लूंगी। इतने में मुनीम साहूकार को लेकर राजेश के घर आता है और उस पर इल्जाम लगाने लगता है और कहता है, अरे सेठ जी मैंने इसे कल तुम्हारे खेत में से कुछ घर लाते हुए देखा है। जब मैं इसके पीछे आया तो मुझे इसके आंगन में से एक सोने का सिक्का मिला। इसका साफ साफ मतलब है इसे जरूर हमारे खेत में से कुछ मिला है और मैंने कल इन दोनों को बात करते हुए भी सुना था। अब इनके घर की तलाशी लेनी चाहिए। मुनीम ने सिपाही को बुलाया। तब लता डरने लगी और तलाशी देने को मना कर रही थी। तब राजेश ने सारी घटना साहूकार जी को सुनाई और कहा, जब मैं आपके खेत में खुदाई कर रहा था तब मुझे ये सोने के सिक्कों का घड़ा मिला था और मैंने वह सिक्के मुनीम जी को लाकर दिए थे। उस साहूकार को मुनीम पर पूरा भरोसा था, इसलिए उसने मुनीम की बातों को ही सच माना था और राजेश से कहा कि मैं तुम्हारे घर की तलाशी लेना चाहता हूँ। राजेश कहता है, अरे क्यों नहीं, आप जरूर मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं, क्योंकि मुझे जो मिला था मैंने वो मुनीम जी को लाकर दे दिया था और मैंने उनसे आपको देने के लिए भी कहा था। मुझे किसी बात का डर नहीं है, आप बेझिझक मेरे घर की तलाशी ले सकते हैं। लता के मना करने पर मुनीम कहता है, इन्हें जरूर सोने के सिक्कों के साथ और भी कुछ मिला है, इसलिए तो हमें तलाशी लेने को रोक रही है। फिर उन्होंने घर की तलाशी ली। तलाशी के बाद जब उन्हें सोने के कुछ सिक्के मिलते हैं तो तब राजेश को कुछ भी समझ नहीं आता है और सिपाही उनसे पूछते हैं, क्यों भाई राजेश, तुमने तो सारे सिक्के मुनीम जी को दे दिए थे, अब ये सिक्के कहाँ से आए, जबकि तुम दावा कर रहे हो कि सारे सिक्के तुमने मुनीम जी को दिए हैं, अब ये सिक्के कहाँ से आए हैं मुझे बताओ। राजेश ने साहूकार जी से कहा, आप मेरी बातों का यकीन कीजिए, मैंने कल ही मुनीम जी को सारे सिक्के दे दिए हैं। साहूकार भी राजेश से पूछने लगे, जब तुमने सब कुछ मुनीम जी को दे दिया था तो फिर ये सिक्के तुम्हारे घर में कहाँ से आए, सीधे सीधे बताओ, वरना ये सिपाही तुम्हें कारागार में डाल देंगे। डर के मारे राजेश रोने लगता है। तब उसकी पत्नी कहती है, साहूकार जी मेरे मन में लालच आ गया था और मैंने उनमें से कुछ सोने के सिक्के रख लिए थे ताकि हमारे घर की गरीबी दूर हो सके, बस बाकी की मुद्राएं मेरे पति ने इस मुनीम को दे दिए थे और अब यह मुनीम झूठ बोल रहा है। मुनीम ने कहा, ये औरत भी अपना पति का साथ दे रही है, ये दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाहते हैं ताकि इन्हें जेल में न जाना पड़े। आपने देखा ना, सोने के सिक्के उन्हीं के घर से मिले हैं, अब ये दोनों मिलकर मुझे फंसाना चाह रहे हैं। और सिपाहियों से कहा, इन्हें लेकर जाइए और इनकी अच्छी तरह से मरम्मत करना। लेकिन साहूकार अभी भी शांत थे। कुछ दिन बीत जाने के बाद वह साहूकार एक दिन मुनीम के घर जाते हैं। तब साहूकार ने देखा कि मुनीम तो सिक्के गिन रहा था। तब मुनीम साहूकार को देखकर हैरान हो गया। तब तक साहूकार जी को सब कुछ समझ में आ गया था, राजेश सच बोल रहा था। और फिर साहूकार मुनीम से कहते हैं, मैंने तुम पर भरोसा कर बहुत बड़ी गलती कर दी, तुम्हारे वजह से एक ईमानदार आदमी को सजा हो गई। कुछ देर बाद सिपाही भी वहाँ आ जाते हैं और फिर साहूकार ने सिपाहियों को ऑर्डर दिया और मुनीम को राजेश की जगह जेल में भेज दिया। उस साहूकार ने राजेश को बुलाया और उसकी ईमानदारी की तारीफ करी और उससे कहा, सारा गांव तो तुम्हें पागल समझता है, लेकिन तुम तो काफी समझदार और ईमानदार हो और इन सोने की सारी मुद्राओं में से आधा हिस्सा तुम रख लो। जब राजेश ने मना किया तो साहूकार कहते हैं, अरे भाई ये तो तुम्हारा इनाम है और यह तुम्हें तुम्हारी ईमानदारी के फलों से मिल गया। और इतना ही नहीं, साहूकार ने उसे अपना मुनीम भी बना लिया। इसलिए तो कहते हैं, कर भला तो हो भला। फिर महात्मा ने संकेत से पूछा, हे संकेत, चाहे कुछ भी हो जाए हमें अपनी अच्छाई का प्रमाण हमेशा देना चाहिए। अगर तुम लोगों का हित सोचोगे तो तुम्हारा भी हित होगा। और हाँ, हर मनुष्य को राजेश की तरह सोचना चाहिए, ना कि मुनीम की तरह। इस पर संकेत ने पूछा, अगर गुरुदेव दूसरों का भला हमारे लिए नुकसानदायक हो तो हमें क्या करना चाहिए? तब महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, जो लोग हमारे लिए बुरा चाहते हैं उनके लिए हमें बुरा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें उन्हें समझने की कोशिश करनी चाहिए और उन्हें सहायता देनी चाहिए। तो दोस्तों, हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में बोधाय नमः अवश्य लिखें। तो मिलते हैं दोस्तों इसी तरह की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान